हेलो एवरीबॉडी। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग एनिमल बाइट मैनेजमेंट और डॉग बाइट मैनेजमेंट इन द मैक्सिलोफेशियल रीजन इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। नाउ, डॉग बाइट अकाउंट फॉर 1% of emergency department which visits annually in the United States, with an estimated 4.5 million incidents yearly according to CDC. In 50 to 92% of cases, dog bite injuries in children involve the head and neck, okay, compared to 10 to 30% in adults. Now, demographically, mostly चिल्ड्रन जो अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज होते हैं, मोस्टली मीडियन एज की अगर बात की जाए तो 5 टू 12 ईयर्स ऑफ एज के जो भी बच्चे होते हैं मोस्टली वो अफेक्टेड होते हैं। किसी किसी स्टडी में स्लाइट फीमेल प्रीडोमिनेंस दिखाया गया है, किसी किसी स्टडी में मेल प्रीडोमिनेंस भी दिखाया गया, स्पेशली इन पेडियाट्रिक केसेस। एंड मोस्टली ऐसा देखा गया है कि मोस्टली डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड के जो भी पेशेंट होते हैं उस केसेस में वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है डॉग बाइट के। नाउ, पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में डॉग बाइट का पेशेंट जो है हमारे पास 3 तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। आइदर क्रशिंग वुंड होगा, टीयरिंग होगा और पंक्चर वुंड भी प्रेजेंट हो सकता है। There are some breeds. There are some breeds which can exert around 450 psi of pressure from jaw pressure. Okay, so which can lead to various types of fractures. Okay, tearing भी हो सकता है from head shaking. Puncture wound can be there from canines, which can lead to complex wounds. Okay, since face has got very high vascularity and there are various critical structures are present in the face like eyes, nerves, salivary glands. So ये सारे चीज मिला के इसको इंजरी के सिवियरिटी को इंक्रीज करते हैं। ओके, now mostly जो central target area होता है like lips, cheeks and nose, these areas are mostly affected, which has been seen that 71 to 92% of pediatric cases में central target area में lips, cheeks and nose affect होता है। Now, craniofacial fractures are rare but reported in 11% of severe cases. Okay, now this is modified Lachman's classification of facial bite, which was given in the year 2018 by Williams et al. इसमें बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं। ओके, तो इस क्लासिफिकेशन का मोस्टली यूज होता है ट्रीटमेंट को फर्दर आगे बढ़ाने में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेरियस टाइप्स ऑफ बाइट मोस्टली मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, स्टेज 1 में क्या होता है, सुपरफिशियल इंजरी होगा, मसल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। स्टेज 2 में डीप इंजरी हो सकता है विथ मसल इन्वॉल्वमेंट। स्टेज 3 में वी हैव डीप इंजरी विथ टिश्यू डिफेक्ट और एवल्जन, मीन्स कोई पार्ट ऐसा वो मिसिंग भी हो सकता है। स्टेज 4 में, स्टेज 3 तो होगा मीन्स डीप इंजरी विथ एवल्जन प्लस देयर कैन बी वैस्कुलर नर्व और बोन इन्वॉल्वमेंट। ओके, नाउ माइक्रो बायोलॉजी ऑफ डॉग बाइट वुंड्स की बात करें तो ओरल फ्लोरा जो होता है हमारे डॉग्स का, वो मोस्टली उसमें दोनों टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक बैक्टीरिया, एंड मोस्टली पास्चुरेला मल्टोसीडा प्रेजेंट होता है। इन्फेक्शन रेट्स की अगर बात करें तो अगर किसी पेशेंट में प्राइमरी क्लोजर किया जाता है तो इन्फेक्शन रेट उसमें 4 to 18% देखा गया है। अगर ट्रीटमेंट को डिले किया जाता है तो 69% ऑफ केसेस में इन्फेक्शन होता ही होता है। ठीक है, बट मैक्सिलोफेशियल रीजन में इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम होता है, बट अगर इन्फेक्शन होता है तो ये बहुत सीवियर हो सकता है। ओके, नाउ जब भी कोई पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है तो हम लोग उससे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछते हैं, टाइम ऑफ बाइट। टाइम ऑफ बाइट क्यों पूछते हैं? बिकॉज इट इज क्रिटिकल फॉर इन्फेक्शन रिस्क। ओके, अगर बहुत लेट हो गया है बाइट किए हुए सो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। देन जो जिस भी एनिमल ने पेशेंट को बाइट किया है उस एनिमल का वैक्सीनेशन का स्टेटस हम लोग पूछते हैं, बिहेवियर पूछा जाता है उस एनिमल का। क्यों? बिकॉज रेबीज जो होता है वो बेसिकली किसी एनिमल में, अगर किसी एनिमल को रेबीज हुआ है तो वो एनिमल 2 तरीके से शो कर सकता है, आइदर वो डम की तरह बिहेव करेगा और एग्रेसिवली बिहेव करेगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन से हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि जो एनिमल है जिसने बाइट करा है वो रेबीज से इन्फेक्टेड था या नहीं था। देन पेशेंट्स का टिटनेस स्टेटस चेक करते हैं, एंड हम लोग ये भी पूछते हैं कि किसी तरीके का कोई कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है, किसी टाइप का इम्यूनोसप्रेशन तो नहीं है पेशेंट को। ओके, सर्कमस्टांसेस वेदर इट वाज प्रोवोक्ड वर्सेस अनप्रोवोक्ड। मोस्टली देखा गया है कि जो एग्रेसिव एनिमल्स होते हैं वो बिना प्रोवोक के ही बाइट करते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि एनिमल को रेबीज था या नहीं था। ठीक है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द फिजिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे हम लोग डेप्थ को असेस करते हैं। हम लोग ये चेक करते हैं कि इज देयर एनी फॉरेन बॉडीज आर देयर लाइक टीथ, if there is involvement of underlying structures like nerve, ducts and bones. Okay, then we will check facial nerve function, sensory function and pulses. अगर किसी तरीके का फेशियल नर्व इंजरी होगा तो मोटर रिस्पॉन्स जो होगा फेस का वो नहीं होगा। सेंसेशन चेक करते हैं। सेंसेशन में वी नो दैट फेस का जो सेंसरी सप्लाई है वो ट्राइजेमिनल नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन से होता है। सो अगर किसी एरिया का सेंसेशन अगर लॉस्ट है दैट मीन्स वी कैन प्रिडिक्ट दैट द पेशेंट मे बी सफरिंग फ्रॉम नर्व इंजरी। पल्स चेक करते हैं। पल्स में वी चेक whether any kind of vessel injury or not. Okay, then we will see the signs of infection like if there is any erythema, warmth, purulence or lymphadenopathy is there. ठीक है, immediate intervention में हम लोग क्या करते हैं, remember 500 to 1000 ml of saline under pressure यूज किया जाता है to reduce the bacterial load. बेसिकली हम लोग मैकेनिकल प्रेशर, मैकेनिकल वाटर प्रेशर से जितने भी बैक्टीरियाज और कंटामिनेंट्स होते हैं उसको हम लोग वूंड से रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देन अगर किसी तरीके का डिवाइटलाइज टिश्यू है
तो उसको डिवाइड करते हैं टू प्रिवेंट नेक्रोसिस एंड फर्दर इन्फेक्शन। ठीक है, इमेजिंग किया जा सकता है, वी कैन यूज एक्सरेज, वी कैन यूज सीटी फॉर सस्पेक्टेड फ्रैक्चर और एनी काइंड ऑफ फॉरेन बॉडीज। नाउ सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो बेसिकली प्राइमरी क्लोजर किस किस केस में हम लोग प्राइमरी क्लोजर करते हैं। सो रिमेंबर, प्राइमरी क्लोजर इज प्रेफर्ड फॉर फेशियल वुंड्स व्हिच इज प्रेजेंटिंग लेस देन 24 आवर्स ड्यू टू एस्थेटिक आउटकम्स एंड लो इन्फेक्शन रेट्स। ठीक है, टेक्निक कौन सा फॉलो करते हैं, मिनिमल एज एक्सcision करेंगे एंड लेयर्ड क्लोजर करेंगे विद फाइन सूचर, मोस्टली 60 नायलॉन इज यूज्ड। ओके, नाउ डिलेड रिपेयर हम लोग क्या करते हैं, अगर पेशेंट हमारे पास 24 टू 48 आवर्स के बाद हमारे पास आया है, उस केस में हम लोग सूचरिंग नहीं करते। उस केस में सबसे पहले डिब्राइडमेंट किया जाता है, वुंड को ओपन रखा जाता है, उसे सूचर नहीं किया जाता है। ठीक है, नाउ अगर किसी तरीके का लैसरेशन है तो डायरेक्ट क्लोजर कर सकते हैं विद टेंशन फ्री अप्रॉक्सीमेशन। कॉम्प्लेक्स डिफेक्ट है, अगर कोई टिश्यू, अगर टिश्यू एवल्जन हुआ है, मींस टिश्यू का लॉस हुआ है अगर कहीं से, उस केस में हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लैप्स यूज कर सकते हैं, लाइक नेजोलेबियल फ्लैप। ठीक है, वी कैन यूज फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। रिमेंबर, स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट मोस्टली फेस के एरिया में यूज नहीं होता है। वाई? बिकॉज इट कैन लीड टू पुअरर कॉस्मेसिस। ओके, ये दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता है, दैट इज वाई फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट यूज किया जाता है फेस एरिया में। नाउ स्पेशल कंसिडरेशन हमें ध्यान में क्या रखना होता है कि जो भी अगर हम लिप को रिपेयर करते हैं, जो हमारा वर्मिलियन बॉर्डर है, ये जो हमारा वर्मिलियन बॉर्डर है उसको हम लोग प्रॉपर अलाइन करते हैं। वर्मिलियन बॉर्डर मान लो ये है लिप, और अगर ये यहाँ से डैमेज्ड है तो हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि ये एज और ये एज प्रॉपर एक दूसरे के साथ अलाइन हो। देन इन केस ऑफ आईलिड इंजरी we preserve the lacrimal system, and if there is any kind of eye injury then we can consult ophthalmology. Okay, nasal defect में we can use cartilage graft for structural support. Okay, now एंटीबायोटिक थेरेपी की अगर बात की जाए तो प्रोफाइलेक्टिकली हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं। ओके, जिसमें बेसिकली एमॉक्सिसिलिन विद पोटेशियम क्लोराइड यूज होता है। वी कैन गिव फॉर 3 to 5 days फॉर प्रोफाइलैक्सिस, एंड अगर इन्फेक्शन होता है सो वी कैन इंक्रीज द डोज फॉर अराउंड 7 to 14 days. ओके, नाउ अगर इन्फेक्शन स्टैब्लिश हो गया है कि उस पेशेंट में इन्फेक्शन है, उस केस में कल्चर करा के उस हिसाब से हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं। सिवियर केस में वी यूज पाइपरासिलिन विद टेजोबैक्टम विद सर्जिकल ड्रेनेज। ओके, कुछ स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि प्रोफाइलैक्सिस की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज फेस में इन्फेक्शन रेट बहुत कम होता है, बट मोस्टली जो स्टडीज हुई है उसमें ऐसा देखा गया है कि प्रोफाइलेक्टिकली हम लोग एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, तो there can be short term complication and there can be long term complication. शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन हो सकता है इन अराउंड 4 to 18% केसेस। ओके, डिलेड केसेस में अगर कोई पेशेंट है आफ्टर 24 to 48 आवर्स प्रेजेंट होता है तो उस केसेस में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वूंड का डेहिसेंस हो सकता है अगर प्राइमरी क्लोजर सही से नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म में स्कारिंग हो सकता है। ठीक है, किलॉइड स्कार बन सकता है, हाइपरट्रॉफिक स्कार बन सकता है। देन फंक्शनल इंपेयरमेंट, अगर फेशियल नर्व डैमेज हो गया है उस केस में फंक्शनल जो मोटर सप्लाई है फेस का वो नहीं हो पाएगा तो फंक्शनल इंपेयरमेंट होगा। फिस्टुला, अगर सलाइवरी ग्लैंड डैमेज हुआ है उस केस में सलाइवरी फिस्टुला भी फॉर्म हो सकता है। साइकोलॉजिकल, मोस्टली जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है अराउंड 20 to 30% ऑफ केसेस आफ्टर एनिमल बाइट उन्हें PTSD हो जाता है, विच इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, पेशेंट में एंजाइटी रेस्टलेसनेस होगी, उसे उस इंसिडेंट की याद आएगी और वो बहुत एंजाइटी में और बहुत परेशान हो जाएगा, नींद नहीं आएगी उसे, है ना। सो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं रेबीज वायरस के बारे में। रिमेंबर, इट इज अ जूनोटिक डिजीज एंड इट हैज मैक्सिमम केस फेटेलिटी रेट ऑलमोस्ट 100%। मीन्स अगर किसी पेशेंट में रेबीज कंफर्म हो गया है, दैट मीन्स उस केस में फेटेलिटी रेट ऑलमोस्ट 100% है। मतलब पेशेंट का डेथ बहुत हद तक चांसेस है कि पेशेंट का डेथ हो ही जाएगा। ओके, नाउ रेबीज एजेंट इट इज अ लाइसा वायरस टाइप 1। इट इज बुलेट शेप्ड RNA वायरस विच बिलोंग्स टू रैप्डोविरिडे फैमिली। दो टाइप के वायरसेस होते हैं, स्ट्रीट वायरस एंड फिक्स्ड वायरस। ओके, स्ट्रीट वायरस जो होता है वो मोस्टली नेचुरल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड फिक्स्ड वायरस का यूज करते हैं हम लोग वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए। रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए तो एनिमल बाइट सच एज मंकी के काटने से, डॉग्स, कैट्स, बैट्स एंड फॉक्स के काटने से रेबीज हो सकता है। रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, इन केस ऑफ रोडेंट बाइट वैक्सीनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। रोडेंट के काटने से रेबीज नहीं होता है। ओके, उस केस में वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर एब्रेडेड स्किन है और एनिमल ने वहां पे लिक किया है, so there are very high chances that you may suffer from rabies infection. Aerosols person to person and transplantation can also cause rabies transmission. Okay, now in India bat rabies are not reported. It can also occur by human bite. Incubation period is around 2 to 8 weeks. Remember, any place which is surrounded by water, rabies are not found, like in Australia, China, Taiwan, Cyprus, Iceland, Ireland, Malta, Japan, New Zealand, Britain, Andaman and Nicobar and Lakshadweep. इन सारे प्लेसेस पे रेबीज नहीं पाया गया है। गोवा इन इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड रेबीज फ्री वेरी सून। ओके,
नाउ किस पेशेंट्स में हमें सिंपल वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है एंड किस पेशेंट में हमें वैक्सीनेशन के साथ साथ हमें ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी देना है, वो देखते हैं। सबसे पहला है कैटेगरी 1, स्किन इंटैक्ट है, एनिमल ने सिर्फ वहाँ पर लिक किया है। अगर आप फीड कर रहे हैं एनिमल को, वहाँ पे लिक किया है, उस केस में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर कैटेगरी 2 बाइट है, माइनर स्क्रैच है, एब्रेजन है विदाउट ब्लीडिंग, उस केस में हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं एंड लोकल वूंड ट्रीटमेंट करते हैं, बट एचआरआईजी की जरूरत नहीं पड़ती। बट इन कैटेगरी 3 बाइट, जहाँ पे स्क्रैचेस है, ब्लीडिंग हो रखी है, कंटेमिनेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन हुआ है, ब्रोकन स्किन है, ठीक है, एंड एक्सपोजर ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ बैट्स, इन दैट केसेस हमें वैक्सीनेशन के साथ साथ ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन ये भी एडमिनिस्टर करना पड़ता है। ओके, नाउ वूंड को कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले फिजिकली हम लोग मैकेनिकली जो वायरस है उसको वूंड से डिब्राइड करने की कोशिश करते हैं बाय फिजिकल मेथड, लाइक वी विल वॉश द वूंड विथ रनिंग टैप वाटर। केमिकली वी यूज soap and water, okay, which leads to inactivation of the virus. Biologically, we infiltrate immunoglobulin in the depth and around the wound in category 3 exposure. ये बेसिकली वायरस को न्यूट्रलाइज करता है, ओके, इन द वूंड। नाउ रिमेंबर, रनिंग वाटर में हमें वूंड को रखना है, सोप का यूज करना है हमें अराउंड 15 to 20 मिनट्स फॉर एटलीस्ट, ओके, बिफोर इट गेट्स अटैच टू लोकल नर्व एंडिंग, ओके। हमें ये कोशिश करना है कि उस वूंड में उस वूंड से जो वायरस है, अगर उस वूंड में प्रेजेंट है तो वो मैकेनिकली वहाँ से रिमूव हो जाए, आइदर मैकेनिकली और बाय मीन्स ऑफ केमिकल डिसइंफेक्टेंट, ओके। रिमेंबर, डू नॉट suture the wound if it is required, will be done after 24 hours, okay. नाउ बेसिकली दो टाइप्स के वैक्सीनेशन पैटर्न यूज होते हैं। फर्स्ट इज थाई रेड क्रॉस रेजिमेंट। जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी सेटअप होते हैं वो मोस्टली थाई रेड क्रॉस रेजिमेंट को फॉलो करते हैं। इसमें बेसिकली जो वैक्सीन है वो इट इज गिवन एट डे 0, 3, 7 एंड 28th डे। At each visit, 2 sites given simultaneously. Dose is around 0.1 ml. Remember, day 0 is not the day when dog bites. It is the day when first dose is given. Okay. Then we have a SEN regimen, and this is basically intradermal regimen. It is also known as intradermal. This is intramuscular. In this, there are 5 visits at the day 0, 3, 7, 14, and 28. It is given on one site only. Dose is around 0.5 ml. Means entire vial has to be used. Okay. Now, re-exposure के cases में, remember, do not repeat immunoglobulins in re-exposure patient. Even once given in lifetime, it is enough. Re-exposure means अगर कोई पेशेंट है, अगर उसे डॉग ने बाइट करा है और हमने प्रॉपर इम्यूनोग्लोबुलिन्स विथ वैक्सीनेशन हमने उसका करा रखा है, और 3 महीने से पहले अगर डॉग ने उसे फिर से बाइट किया, उस केस में हमें कुछ भी नहीं करना होता है। बट अगर 3 महीने से ज़्यादा हो गए, उस केसेस में हमें सिर्फ 2 विजिट करने होंगे, एट द डे 0 एंड एट द डे 3, ओके। सिर्फ 2 वैक्सीन लगेंगे, उसे फुल वैक्सीनेशन कराने की जरूरत नहीं होती है, ओके। नाउ प्री एक्सपोजर गाइडलाइंस, जो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वेटनेरियन है या एनिमल हैंडलर्स हैं, उन्हें पहले ही रेबीज का वैक्सीनेशन लगाया जाता है। 3 visits are required on the day 0, 7, 21 and 28th day, and any route can be preferred, either intramuscular or intradermal, okay. Now let's talk about the rabies immunoglobulins, which is also known as human rabies immunoglobulin, HRIG. It is always given in category 2 bites as well as category 3 bites, okay. It is always given in category 2 and category 3 bites. Special consideration is that it can also be given in HIV and immunocompromised patients. 2 types are there: equine type, which is given generally 20 international unit per kg. Now it is not preferred nowadays. Then we have HRIG, which is human rabies immunoglobulin. It is preferred, given as 40 international unit per kg, and it should be given at the day 0 only along with vaccine. Up to 7 days, immunoglobulins can be given. Beyond that, it is not required. Given by intramuscular route, 70% in and around the wound and left are given at distant site. मतलब जो wound होगा उस वाइल का 70% उस वूंड में इंजेक्ट करेंगे एट डेप्थ, देन जो रिमेनिंग 30% होगा वो डेल्टॉइड रीजन पे इंट्रामस्कुलरली दे देंगे, ठीक है। नाउ रिमेंबर, प्रेगनेंसी सिंस इट इज अ किल्ड वैक्सीन, सो कैन बी गिवन इन प्रेगनेंसी आल्सो। नाउ पीपल हु आर अंडर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया एंड ऑन ड्रग्स लाइक क्लोरोक्विन, वैक्सीन शुड बी गिवन एज इंट्रामस्कुलर रूट ड्यू टू रिड्यूस्ड रिस्पांस बाय इंट्राडर्मल रूट, ओके। गिव ऑलवेज प्रेफरेंस टू रेबीज वैक्सीन. अदर वैक्सीन कैन बी गिवन एट द इंटरवल ऑफ 14 days. Now, if you talk about anti-rabies vaccine, so there are 4 types of vaccine: nervous tissue vaccine, avian embryo vaccine, primary cell culture vaccine, which is human diploid vaccine, and vaccine approved for intradermal use like Virorab, Rabipur, and Abhairab. Okay. Now, rabies in dogs. So remember, अगर किसी डॉग को रेबीज हुआ है तो वो 2 तरीके से क्लिनिकली प्रेजेंट कर सकता है. फर्स्ट इज फ्यूरियस रेबीज एंड डम रेबीज. जो ऐसा बोला जाता है कि पागल कुत्ता है ना, तो
वो मोस्टली रेबीज से रेबीज प्रेजेंट हुआ होता है उस एनिमल में. Since dog is the major source of infection, most logical and cost-effective approach is elimination of stray and ownerless dogs combined with program of swift mass immunization in shortest possible time, at least 80% of entire dog population of that area. Dogs should receive primary immunization at the age of 3 to 4 months, and booster doses should be given at regular intervals according to type of vaccine used. Now, there are various types of vaccine like BPL, inactivated nervous tissue vaccine. We have revaccination advice after 6 months and subsequently every year in the dogs. We are talking about dogs. Modified live virus vaccine. The dose is 3 ml by single injection and boosters every 3 years. Now, what are the other methods of prevention? First is registering and licensing of all domestic dogs. Then restraint of dogs in public areas, immediate destruction of dogs and cats bitten by rabid animals, quarantine for 6 months of imported dogs, health education of people regarding care of dogs and prevention of rabies.